हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। आज की वीडियो में हम लोग एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 को देखेंगे। इस वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि एक्चुअली ये एक्ट है तो इसका लैंग्वेज थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उसको थोड़ा सा मैं आसान करूँगा। जितना मैं जानता हूँ कुछ गलती हो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। जो ये एक्ट है तो सबसे पहले एक्ट क्या होता है, तो एक्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट होता है, मतलब ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए हों। क्योंकि सर स्कीम फिर क्या होता है, तो स्कीम जो है ना इस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया। इस एक्ट में पावर दिया गया कि आप स्कीम बनाइए, ठीक है, तो उसके स्कीम इसके अंतर्गत बना गया है, ठीक है। तो एक्ट एंड स्कीम में डिफरेंसेस समझना। यही एक्ट पावर दिया है सेंट्रल बोर्ड को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को, कि आप स्कीम बनाइए, ठीक है। तो 3 स्कीम जो है EPF स्कीम, EPS स्कीम और EDLI स्कीम बनाया गया कि नहीं है इसमें। तो सबसे पहले ये एक्ट पास हुआ था और इस एक्ट में बताया गया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो है 3 जो है स्कीम बनाएगा, EPFO का गठन किया गया और स्कीम बनाएगा। तो ये सब उसके बाद हुआ है, मतलब 4 मार्च को ये पास हुआ था। ये हमारा मिसलेनियस एक्ट 4 मार्च को 1952 को पास हुआ था और उसके बाद जो है वो हमारा स्कीम का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो एक्ट एंड स्कीम का मतलब समझ गया ना। अभी देखिए जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट है ना, इसमें टोटल 22 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 22 सेक्शन। क्योंकि सर ये सेक्शन क्या होता है, तो जिस तरह हमारे संविधान में आर्टिकल होते हैं ना, जैसे हमारे संविधान में 395 आर्टिकल है ना, उसी तरह हमारा इस एक्ट में भी ना 22 सेक्शन है, सब में कुछ कुछ दिया गया है, ठीक है। और 4 शेड्यूल है। अब क्योंकि सर ये शेड्यूल क्या होता है, तो शेड्यूल का मतलब होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन इन एनी एक्सरसाइज, अदर एक्सरसाइज। मतलब क्या, किसी सेक्शन में अगर और डीप नॉलेज देना हो तो उसे उस सेक्शन में नहीं दे करके, थोड़ा लेंदी नहीं हो जाए, इसलिए उसे अलग से सेक्शन, अलग से एक चैप्टर में दे दिया, जिसे शेड्यूल बोला जाता है। तो अभी हमारा जो ये मिसलेनियस एक्ट है ना, मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, इसमें 4 शेड्यूल है, जिसमें से आप देखेंगे एक शेड्यूल में EPS के बारे में, एक में EDLI के बारे में, एक में कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो 4 शेड्यूल पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो क्या याद रखना है कि टोटल 22 सेक्शन है और 4 शेड्यूल है, ठीक है। अभी सभी सेक्शन को हम लोग देखते हैं कि क्या सब सेक्शन में है, ठीक है, और डीपली हम लोग देखेंगे जब इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। तो सेक्शन 1 बताता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और एप्लीकेशन। मतलब कि इस जो एक्ट है ना, ये इस एक्ट का एप्लीकेशन कहाँ तक होगा, तो आप जानते हैं पूरे इंडिया में होगा। 19 से पहले ये जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन अब 19 नहीं, मतलब जब 370 हटा उससे पहले ही जम्मू कश्मीर में नहीं था, अब ये पूरा ऑल इंडिया में है, ठीक है। तो इसका एक्सटेंट एप्लीकेशन कैसे क्या होगा वो बताता है हमारा सेक्शन 1। सेक्शन 2 बताता है डिफिनेशन के बारे में, कि मतलब इस पूरे एक्ट में जो जो वर्ड यूज किया गया होगा ना, उसके बारे में डिफाइन करेगा वो क्या है। जैसे ऑथराइज ऑफिसर किसे बोलता है, तो ये सब इसमें दिया होगा डिफिनेशन में, ठीक है। सेक्शन 2A बताता है एस्टेब्लिशमेंट टू इंक्लूड ऑल डिपार्टमेंट एंड ब्रांच। मतलब कोई एक एस्टेब्लिशमेंट है जिसका बहुत जगह ब्रांच है, तो उसे कहा गया कि सबको एक एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा। तो सेक्शन 2A बताता है कि मोर देन 1 ब्रांचेज वाले जो कंपनी है ना, उसको एज ए 1 कंपनी ही मानना है, न कि उसे सबको अलग अलग मानना है। सेक्शन 3 बताता है पावर टू अप्लाई द एक्ट टू एन एस्टेब्लिशमेंट विच हैज ए कॉमन प्रोविडेंट फंड विथ अनदर एस्टेब्लिशमेंट। जो सेक्शन 3 है इसमें बताया गया कि मानिए कि 2 कंपनी है, 2 कंपनी मिल करके अपना ये एक्ट बनने से पहले एक प्रोविडेंट फंड चला रहा था, ठीक है। मतलब कॉमन प्रोविडेंट फंड चला रहा था, दोनों के एम्प्लॉय सब मिल करके, एम्प्लॉयर सब मिल करके एक कॉमन प्रोविडेंट फंड चला रहा था। तो उस पर भी ये स्कीम लागू होगा, इस पर भी ये हमारा एक्ट लागू होगा। उसी के बारे में सेक्शन 3 बताता है। सेक्शन 4 बताता है पावर टू एड इन शेड्यूल 1। मतलब कि हमारा जो शेड्यूल 1 में जितनी कंपनी है ना, उसमें और भी कंपनी को कैसे जोड़ा जाएगा वो सेक्शन 4 बताता है। सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है, वो बताता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में। हमारा जो अभी मैं बता रहा था ना आपको कि जो इसी एक्ट के द्वारा जो EPFO का गठन हुआ है और उसके द्वारा स्कीम का फॉर्मेशन होगा, स्कीम बनाया गया, तो यही है 5A, ठीक है। 5A में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में डिस्कस करता है। 5A में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के बारे में डिस्कस करता है। 5AA में एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में डिस्कस करता है जो सेंट्रल बोर्ड को हेल्प करेगा। और 5B में स्टेट बोर्ड के बारे में डिस्कस करता है। 5D में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर के बारे में। और 5C में बताता है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी टू बी ए बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है ना, वो एक लीगल एंटिटी होगा। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब एक लीगल एंटिटी होगा। 5D में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर, जो भी ऑफिसर होगा उसका अपॉइंटमेंट कैसे क्या होगा उसके बारे में 5D में बताता है। उसके बाद 6 में आ जाइए। सेक्शन 6 बताता है कंट्रीब्यूशन एंड मैटर्स विच मे बी प्रोवाइडेड इन द स्कीम। इस स्कीम में कैसे क्या कंट्रीब्यूशन होगा उसके बारे में सेक्शन 6 बताता है। सेक्शन 6 से वो बताता है EPS स्कीम के बारे में। सेक्शन 6C बताता है EDLI स्कीम के बारे में। सेक्शन 6D बताता है कि ये जो स्कीम बन जाएगा ना, तो उसे पार्लियामेंट में क्या करना है, पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए भेजना है। तो सेक्शन 6D भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 7 बताता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम। मानिए कि इस स्कीम में कुछ
सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि इसमें मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम में जो है ये बताया जाता है कैसे कुछ स्कीम में मॉडिफाई किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 7A, 7B और 7C। इस 7A, 7B, 7C क्या होता है कि अगर मानिए कोई एम्प्लॉयर है, कोई कंपनी है, उसका कंट्रीब्यूशन जो है हम जानते हैं कि कंट्रीब्यूशन मंथ के 15 दिन के बाद आ जाना चाहिए, ठीक है, ECR के थ्रू, ठीक है। अभी तो अगर वो कंपनी ने नहीं दिया रुपया, ठीक है, कंट्रीब्यूशन का रुपया नहीं प्रोवाइड किया था, तो वो डिफॉल्ट हो गया कंपनी, तो उसका ड्यूज हो गया ना, कुछ रुपया हमारा हम उससे लेंगे, बकाया रह गया हमारा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन लेना हमारा अधिकार है EPFO के अंतर्गत, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन हम लेंगे ताकि हम इंप्लॉय को दे सके, मेंबर को दे सके, ठीक है। तो उन्होंने नहीं जमा किया, तो अब उसका ड्यूज बनाया जाएगा ना कि कितना रुपया उस पर ड्यू हुआ। तो ये 7A के द्वारा जो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ, क्या किया जाता है, 7A के द्वारा जो है डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर, एक कंपनी से कितना रुपया ड्यूज है उस पर। इसमें भी दो चीज होता है, आप जानते होंगे, करेंट डिमांड और एक एरियर्स होते हैं, तो उसको हम लोग अंदर देखेंगे डीप में, ठीक है। उसके बाद 7B होता है कि मतलब मानिए कि 7A के द्वारा कुछ रुपया डिसाइड हुआ, ठीक है। तो 7A के द्वारा कुछ रुपया डिसाइड हुआ, मानिए एक कंपनी था जिससे 1 करोड़ मुझे लेना है, लेकिन कंपनी को लगा नहीं सर 1 करोड़ बहुत ज्यादा है, आपसे कुछ गलती हो गई, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट देखिए, ये डॉक्यूमेंट दीजिए, तो उसके लिए वो रिव्यू एप्लीकेशन डालेगा, ठीक है। तो रिव्यू एप्लीकेशन 7B के अंतर्गत खुलता है, मतलब 7A में जो ऑर्डर पास हुआ कि इतना रुपया कंपनी से लेना है, उस पर रिव्यू करने के लिए 7B खुलता है कि अगर लगा उस ऑफिसर को, ऑथराइज ऑफिसर को, कि हाँ देखते हैं, फिर से रिव्यू करते हैं एक बार, तो 7B के द्वारा रिव्यू करेगा। और 7C क्या है, 7C में भी ऑथराइज ऑफिसर के पास ये अधिकार है कि 5 साल के अंदर अगर ऑथराइज ऑफिसर को लगा नहीं, जो हमने ड्यू डिसाइड किया था ना 7A के अंतर्गत, ठीक है, या 7B के अंतर्गत, उस ड्यू में अमाउंट कुछ छूट गया मुझसे, स्किप हो गया, तो 5 साल के अंतर्गत ऑथराइज ऑफिसर के पास ये अधिकार होता है कि उस केस को फिर से रीओपन कर सकता है, 7C बताता है, ठीक है। 7D ट्रिब्यूनल के बारे में बताता है, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, ये तो पहले वाले के बारे में बताता है, लेकिन अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, तो ट्रिब्यूनल का क्या कैसा होगा, ये 7D के बारे में। इसमें एक 7O होता है, इसमें 7O में बताया गया है कि कोई भी मतलब इंडस्ट्री जो है अगर हमसे संतुष्ट नहीं है, EPFO से संतुष्ट नहीं है ना, तो वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाएगा। तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाएगा ना, तो उससे पहले जो ड्यूज डिसाइड किया गया उस कंपनी से कितना रुपया लेना है ना, उसका 75% जमा करना पड़ेगा, तो 7 का O बताता है, ठीक है कि नहीं आया समझ। उसके बाद 7Q है इंटरेस्ट पेबल बाय द एम्प्लॉयर, मतलब कि ड्यूज पे इंटरेस्ट भी लेते हैं ना हम लोग, अगर मानिए कुछ रुपया ड्यूज है, कुछ कंट्रीब्यूशन उन्होंने नहीं दिया, तो उस पर इंटरेस्ट भी लेना है हमको, तो इंटरेस्ट जो है 7Q के अंतर्गत होता है, आप जानते होंगे ये बात, ठीक है। उसके बाद 8A से लेकर के G, 8 जो है पूरा रिकवरी प्रोसेस है, मतलब कि जो ड्यू डिसाइड हुआ ना किस एम्प्लॉयर से कितना लेना है, उसको कैसे रिकवरी करना है, वो 8A से लेकर के 8G तक में डिस्कस किया गया है, ठीक है। सबको अंतर्गत में हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है 11 नंबर 11 का आता है प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ओवर अदर डेब्ट। सेक्शन 11 बताता है कि अगर मानिए कोई कंपनी डिफॉल्ट कर गया, उस कंपनी का जो है जितना भी संपत्ति था उसको नीलाम किया गया, उसको बेचा गया, अगर मानिए कि सरकार ने उसे बेचा है, तो रुपये बेचा जो उससे जो रुपया आया ना, उस पर किसका पहला अधिकार होगा, क्योंकि वो कंपनी ने बहुत लोगों से लोन लिया था, बहुत लोगों से कर्जा लिया था, तो उसी पे प्रायोरिटी सेट किया जाता है कि EPFO का जो है सबसे पहला होगा, मतलब EPFO सबसे पहले उस रुपया को लेगा वो, कि नहीं आया इसमें, उसके नीलाम हुए संपत्ति से रुपया सबसे पहले EP लेगा, इसी के बारे में जो है डिस्कस करता है 11 प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन अदर डेब्ट। अगर कोई इंप्लॉय डिफॉल्ट कर जाता है, उसकी संपत्ति को बेचा जाता है, तो सबसे पहले EPFO का रुपया वो पेड करेगा, ठीक है। उसके बाद 12 बताता है एम्प्लॉयर नोट टू रिड्यूस वेजेज, मतलब क्या करता है कोई कभी कंपनी अपना एम्प्लॉय के सैलरी को कम करके रखता है, ताकि उसे जो है 12% जो देना पड़ता है ना, वो भी थोड़ा कम हो जाए, नहीं, तो इसी के बारे में 12 सेक्शन बताता है, ऐसा कभी एम्प्लॉयर नहीं करेगा, ठीक है। 13 बताता है इंस्पेक्टर के बारे में, 14 बताता है पेनल्टी के बारे में, कि वो ड्यूज पे कितना पेनल्टी लेना है, कि मानिए कोई डिफॉल्ट कर गया कंपनी, वो कंट्रीब्यूशन नहीं ले पाया, तब उस पर जो है हमारा डैमेज हुआ ना, तो उस पर पेनल्टी लेना है, डैमेज लेना है, तो उसी के बारे में 14 डिस्कस करता है कि कैसे उस पर पेनल्टी मारना है, मुझे कितना पेनल्टी मारना है, जो हम लोग जानते हैं पेनल्टी का जो रूल है। 14B पावर टू रिकवर द डैमेजेस, उससे क्या डैमेजेस हुआ हमारा, ठीक है, तो वो बताता है। जो सेक्शन 16 है ना, सेक्शन 16 बताता है कि ये जो एक्ट है ना, जैसे एक्ट नोट अप्लाई टू सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट, कुछ एस्टेब्लिशमेंट भी ये एक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बताता है, जैसे आप एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को देख सकते हैं, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लेस देन 50 एम्प्लॉय अगर रहता है ना, तो उस पर ये एक्ट नहीं लगता है, तो सेक्शन 16 में बताया गया कि कुछ एस्टेब्लिशमेंट पे ये एक्ट नहीं लगेगा। 16A में भी ऑथराइजिंग सर्टेन एम्प्लॉय टू मेंटेन प्रोविडेंट फंड, 16A में बताया गया है कि कुछ एम्प्लॉय को सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, ठीक है, तो ये दे सकता है उसको ऑर्डर कि आप ठीक है, आप अपना जो है स्कीम जो चला रहे हैं वो हमसे अच्छा स्कीम है या हमारे बराबर का स्कीम है, तो आप उसे चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 17 है पावर टू एग्जेम्प्ट,
मतलब कि किसी भी एग्जाम्पशन जो मिलता है ना किसी स्कीम से, किसी एक स्कीम से या तीनों स्कीम से एग्जाम्पशन जो प्रोवाइड किया जाता है वो 17 में डिस्कस किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद 18 है, 18 बताता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सेंट्रल बोर्ड है या हमारा कोई ऑथराइज ऑफिसर है, ठीक है, इस सब पे जो है ना कोई लीगल कार्रवाई नहीं किया जाएगा। मतलब कि इस जो सेक्शन है ना इसमें ये मतलब कहा गया कि ये सब जितने भी है ना सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, रीजनल कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी या हमारे इंस्पेक्टर या जो भी है एपीएफ या आरपीएफ, इस सब पे कोई लीगल कार्रवाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये लोगों ने गुड फेथ में मतलब लोगों की भलाई के लिए जो भी एक्शन लिया वो गुड फेथ में लिया है, इसलिए इस पे कोई नहीं, आपको इसको शूट नहीं कर सकते हैं, इस पे कोई लीगल कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को, रीजनल कमेटी, सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद जो है 18A है, 18A बोलता है कि ये जो ऑथोरिटी इंस्पेक्टर सब होगा ना ये पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, ये पब्लिक की सेवा के लिए तैनात हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है सेक्शन 20 है, सेक्शन 20 बताता है पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना सीबीडी को हमेशा जो है क्या करेगा, डायरेक्शन देते रहेगा टाइम टू टाइम पे, ठीक है, कि आप ऐसा कीजिए ताकि लोगों का भलाई हो, ठीक है। उसके बाद 21 बताता है, जो सेक्शन 21 है वो बताता है पावर टू मेक रूल, और 22 बताता है पावर टू रिमूव डिफिकल्टी, ठीक है। तो ये दोनों है सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा तो कुछ रूल बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा तो कुछ रूल को खत्म करके जो है नया रूल बना सकता है। और 4 शेड्यूल है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4। मतलब इसमें भी है एक ईपीएस के बारे में, एक EDLI वगैरह, जिसको हम लोग अंदर में देखेंगे, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था कि हमारा जो EPFO एक्ट है उसमें क्या सब है, ठीक है। अब हम लोग सभी सेक्शन को डीपली देखते हैं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है लगभग में सभी सेक्शन को हम लोग डीपली देखेंगे। तो जो हमारा सेक्शन 1 है ना, जिसमें शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन के बारे में दिया गया है, उस सेक्शन 1 जो है ना उसमें टोटल 5 सब सेक्शन है। अब एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सेक्शन 1 का जो सब सेक्शन 3 है वो क्या बताता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे सेक्शन 1 है उसका जो सब सेक्शन 1 है ना वो बताता है कि इस एक्ट का नाम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एज मिसलेनियस एक्ट 1952 होगा। उसका जो सबसेक्शन 2 है ना ये बताता है कि ये पूरे इंडिया में लागू होगा। एक्चुअली जो है 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन अब ये पूरे इंडिया में लागू होगा। फिर जो 3 है ना वो बताता है, सबसेक्शन 3 जो है ना ये बताता है कि अगर सेक्शन 16 को छोड़ दिया जाए, एक्चुअली मैंने बताया ना आपको सेक्शन 16 में दिया है कि कुछ कंपनी पे ये नहीं लगेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको उससे हटाया गया है, मतलब कि इस एक्ट से हटाया गया है। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो कहता है कि ये सभी उस कंपनी पे लगेगा जो शेड्यूल 1 में लिस्टेड हो, और साथ ही साथ वहाँ 20 या मोर देन 20 एम्प्लॉय हो। 20 या मोर देन 20 एम्प्लॉय, ये याद रखना है आपको, ठीक है, 20 या 20 से ज्यादा। तो ये सेक्शन जो सेक्शन 1 है ना उसका सबसेक्शन 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बताता है सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3 का ए भी है। तो ए बताता है कि जो भी कंपनी शेड्यूल 1 में होगा और वहां पे 20 या मोर देन 20 एम्प्लॉय होगा ना उस पर ये एक्ट लगेगा। फिर उसका बी बोलता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कोई ऐसे कंपनी पे भी ये एक्ट लगा सकता है जहां 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय, लेकिन अगर 20 से कम एम्प्लॉय है फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं इस पे भी ये एक्ट लगाना चाहिए, तब अब सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस पीरियड नॉट लेस देन 2 मंथ, 2 मंथ से कम का नोटिस पीरियड नहीं होना चाहिए। तो अब क्या समझे, आपको ये समझना है कि जो हमारा सेक्शन 1 है ना उसका जो सबसेक्शन 3 है ना, सबसेक्शन 3 का ए भी है, उसमें बताता है, ए में बताता है कि ये शेड्यूल 1 में लिस्टेड जितने भी कंपनियां ना उस पर ये एक्ट लगेगा। और बी बताता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट के द्वारा कोई भी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जहाँ 20 या मोर देन 20 एम्प्लॉय हो वहां पे ये लगा सकता है। लेकिन अगर लेस देन 20 पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाना चाहता है ना तो उसके लिए उनको 2 मंथ का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, कि नोटिस जारी करना पड़ेगा कि नहीं आया इसमें। उसके बाद जो है उसके बाद सेक्शन 1 का सबसेक्शन 4 बताता है कि अगर कोई कंपनी है, ठीक है, या कोई क्लास ऑफ कंपनी है, कोई कंपनी है मानिए, उसके एम्प्लॉय मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉय एंड साथ ही साथ जो है एम्प्लॉयर ने एक एप्लीकेशन दिया सीपीएफसी को कि सर आप मेरे कंपनी को भी जो है इस एक्ट के अंतर्गत लाइए। तो सीपीएफसी को अगर लगता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने अगर नोटिस दिया है, एक एप्लीकेशन दिया है कि हमको भी इस एक्ट के एक्ट एंड स्कीम के अंदर लाइए, तो सीपीएफसी से ला सकता है, ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी करके, ठीक है, वहां पे इसे ला सकता है, उस कंपनी को ला सकता है। अगर वहां की मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉय के पास ये डिजायर है तो उसकी इच्छा है अगर जुड़ने का, तब सीपीएफसी ऐसा कर सकता है कि नहीं है। और जो सबसेक्शन 5 है एक का, वो बताता है
कि ये एक्ट जब एक बार लग गया ना तो ये हमेशा लगा रहेगा, कि नहीं आया समझ में। तो सेक्शन 1 आप लोग का कंप्लीट हो गया। सेक्शन 1 में 5 सबसेक्शन है, 5 पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो सेक्शन 1 में 5 सबसेक्शन है, उसमें जो सबसेक्शन 1 है वो बताता है इसका नाम क्या है। सबसेक्शन 2 जो है ये बताता है पूरे इंडिया में लगा रहेगा। सबसेक्शन 3 जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें AB में दिया गया है कि सबसे पहला शेड्यूल 1 एंड 20 एम्प्लॉय, और जो B है उसमें दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो 20 या लेस देन 20 वाली कंपनी को जोड़ सकता है, उसके लिए नोटिस याद रखना है, नोटिस पीरियड। उसके बाद सबसेक्शन 4 जो है ना वो बताता है कि अगर CPFC के पास कोई एप्लीकेशन आता है किसी कंपनी और एम्प्लॉयर के, जो कंपनी और एम्प्लॉयर मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉय का अगर एप्लीकेशन आता है कि सर मेरे भी कंपनी को जोड़ दीजिए, तो ऐसा कर सकता है CPFC, ठीक है। और उसके बाद 5 बोलता है कि ये एक्ट जब एक बार लग जाएगा तो उस पर हमेशा लगा रहेगा, चाहे वो 20 से कम एम्प्लॉय वाला कंपनी बन जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर 5 वाला भी बन जाए तब भी उस पर लगा रहेगा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि 20 वाले को ही लगे। अगर एक बार लग गया, उस समय 20 था ना, तो अब ये दूसरे बार ये नहीं देखा जाएगा कि अब कम हो गया तो हट जाएगा, नहीं, कभी नहीं हटेगा, ठीक है। तो ये बोलता है हमारा 1 का सबसेक्शन 5। अभी मैं बताया था कि सबसेक्शन 2 जो है ना डिफिनेशन के बारे में बोलता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझ सकते हैं इस एक्ट में जितने भी वर्ड दिए गए उसका डिफिनेशन इसी में होगा। तो देखिए सेक्शन 2 का सबसे पहला जो ए है ना वो ए बताता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 2A क्या चीज के बारे में बताता है, तो आपको बताना है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में बोलता है। क्योंकि सर ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है उपयुक्त गवर्नमेंट, मतलब कि किसी कंपनी के लिए कौन गवर्नमेंट उसका होगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा। तो देखिए यहाँ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को 2 भाग में बांटा गया, एक जगह सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है। तो आपको कैसे याद रखना है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जैसे देखिए मैं नीचे में लिखा हुआ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस में होता है, तो रेलवे में, मेजर पोर्ट में जो पोर्ट होते हैं, माइन में, ऑयल फील्ड में, कंट्रोल्ड इंडस्ट्री में। तो कंट्रोल्ड इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई इंडस्ट्री जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा जो है कंट्रोल है, तो उसे कंट्रोल्ड इंडस्ट्री बोला जाता है। ये भी एग्जाम में पूछेगा कंट्रोल इंडस्ट्री किसे बोलते हैं, तो कंट्रोल इंडस्ट्री का मतलब हुआ कि जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। जिस कंपनी का एक से ज्यादा ब्रांचेज जो हो, एक से ज्यादा स्टेट में ब्रांचेज हो, उसे भी जो है हम लोग क्या मानेंगे कि उसका जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। या फिर वो कंपनी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता हो, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करता हो, उस सब के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाते हैं, और जो बच गया ना उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट हो जाते हैं। तो ये आप समझे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब हुआ उपयुक्त गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कब होते हैं, तो जो हमारा रेलवे हो गया, मेजर पोर्ट हो गया, माइन हो गया, ऑयल फील्ड हो गया, या सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कोई कंपनी हो गया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करता हो, कंट्रोल इंडस्ट्री हो गया, या एक से ज्यादा स्टेट में कोई ऐसा कंपनी है जो एक से ज्यादा स्टेट में चल रहा है, तो उसको भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है। और इसके अलावा जो बच गए उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ऑथराइज्ड ऑफिसर, जो ए है ना, जो देख सकते हैं आप कि 2A पूछेगा क्या होता है, तो ऑथराइज्ड ऑफिसर के बारे में दिया गया। का एक ऑथराइज्ड ऑफिसर किसको बोलते हैं, तो जो हमारा CPFC होते हैं, CPFC को, एडिशनल CPFC को, डिप्टी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को, RPFC को, या सच ऑफिसर में भी ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गजेट, तो इसे ऑथराइज्ड ऑफिसर बोला जाता है, कि नहीं आया समझ में। तो ऑथराइज्ड ऑफिसर 2AA में लिखा गया है। ऑथराइज्ड ऑफिसर का मतलब क्या हो गया कि जो भी ऑफिशियल गेजेटेड में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल गेजेटेड जो जारी किया गया उसमें बताया गया कि जितने भी ये सब है CPFC, एडिशनल CPFC, डिप्टी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, RPFC, सच ऑफिसर एज में बी ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गेजेटेड, वो सब ऑथराइज्ड ऑफिसर होंगे। उसके बाद 2 का B बोलता है बेसिक वेजेज, B से बेसिक वेजेज और B याद रखना है। तो 2B पूछेगा क्या चीज के बारे में होता है, तो बेसिक वेजेज। क्योंकि सर बेसिक वेजेज किसे बोलते हैं, तो बेसिक वेजेज का जो डिफिनेशन दिया गया एक्ट में, बोला गया कि ऑल इमोलुमेंट्स, जितने भी रुपया मिलते हैं उस एम्प्लॉय को, ऑल इमोलुमेंट अर्न बाय एन एम्प्लॉय व्हाइल ऑन ड्यूटी, इसमें वो सभी रुपया भी होगा जो छुट्टी जो है, ऐसा छुट्टी जिसमें रुपया भी मिलता हो, जैसे ELCL सब जो होते हैं इसमें रुपया भी मिलता हो, तो वो सब होगा। लेकिन बेसिक वेजेज में याद रखना है कि DA नहीं होगा, बेसिक वेजेज में जो है फूड कंसेशन नहीं होगा, रिटेनिंग अलाउंस नहीं होगा, HRA नहीं होगा, ये सब नहीं होते बेसिक अलाउंस में, कि नहीं आया समझ। नीचे देख सकते हैं बेसिक वेजेज का मतलब हुआ ऑल इमोलुमेंट्स, लेकिन उसमें कैश वैल्यू फूड कंसेशन नहीं होगा, DA नहीं होगा, HRA नहीं होगा, ओवर टाइम जो अलाउंस करता है वो भी नहीं मिलेगा, बोनस भी नहीं मिलेगा, ठीक है। कमीशन अगर कुछ मिलता है, कोई प्रेजेंट कोई देता है, कंपनी कुछ गिफ्ट देता है, तो वो सब इसमें नहीं होगा बेसिक वेजेस। तो पूछेगा बेसिक वेजेस किस में लिखा गया है, तो 2B में लिखा गया है। बेसिक वेजेस का डिफिनेशन पूछेगा क्या होता है, तो बेसिक वेजेस का मतलब होता है ऑल इमोलुमेंट अर्न बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के द्वारा
जो रुपया अर्न किया गया ऑल इम्प्लॉयमेंट बट नॉट इंक्लूडेड कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन, डीए, एचआरए, ओवर टाइम, बोनस, कमीशन, प्रेजेंट एनीथिंग, ठीक है। तो ये सब उसमें नहीं आएगा बेसिक वेजेस के डिफिनेशन में, ठीक है कि नहीं आया इसमें। उसके बाद कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन जब हम लोग लेते हैं, आप जानते हैं 2C में लिखा गया है, सी से कंट्रीब्यूशन, सी याद रखिएगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन का मतलब आप जानते हैं कि 12% हम एम्प्लॉय से लेते हैं, 12% एम्प्लॉयर से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 2D में बताता है कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। तो कंट्रोल्ड इंडस्ट्री जस्ट मैंने अभी बताया, कंट्रोल्ड, डी पे ज्यादा जोर पड़ता है ना, डी याद रखना है। 2D में ये लिखा गया है कंट्रोल्ड इंडस्ट्री के बारे में। कंट्रोल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा इंडस्ट्री जो यूनियन गवर्नमेंट, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता हो, कंट्रोल में आता हो, सेंट्रल गवर्नमेंट उससे कंट्रोल करता हो, तो उसे कंट्रोल्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। फिर 2E, उसमें इंप्लॉय के बारे में दिया गया है। 2E, ई से इंप्लॉय, याद रखना है। 2E इंप्लॉय होगा, इंप्लॉयर होगा। 2E इंप्लॉयर के बारे में डिस्कस करता है। 2E F में इंप्लॉय के बारे में होता है, ठीक है। 2E इंप्लॉयर के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। तो 2E में कहा गया इंप्लॉयर किसे कहेंगे, तो देखिए इंप्लॉयर के लिए इन्होंने 2 चीज का यूज किया है, ठीक है। कहा गया कि अगर मानिए कि वो एक ऐसा फैक्ट्री हो, ठीक है, अगर फैक्ट्री होता है ना, तो उसका जो ऑनर होगा या ऑक्युपायर होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग द एजेंट ऑफ उस, अगर मानिए कि कोई उसका ऑनर है या ऑक्युपायर है, अगर कोई वहाँ का मालिक मर गया तो उन्होंने अपना एक एजेंट बना रखा था, वो MD सब बना रखा था उसे, तो उसको ही हम लोग मानेंगे कि वो उसका मालिक हुआ इस कंपनी का। और जो भी एस्टेब्लिशमेंट बच गया ना, वहाँ पे देखेंगे कि अल्टीमेट कंट्रोल किसका है, अल्टीमेट पावर किसके अंतर्गत आता है, अल्टीमेट कंट्रोल ओवर दैट फैक्ट्री। उस फैक्ट्री में सबसे ज्यादा पावर कौन एंजॉय कर रहा है, किसके अंदर ये पूरा कंपनी का सब कुछ आता है, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, एम्प्लॉयर मानेंगे। मतलब देखिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का, क्योंकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से ही हम सब कुछ वसूलते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा जो है ना, या एम्प्लॉयर को जानना जरूरी हो जाता है कि एम्प्लॉयर होते कौन है। इसीलिए इसमें बताया गया कि एम्प्लॉयर का मतलब होता है किसी से, अगर फैक्ट्री के सेंस में होना, तो वहाँ का ऑनर जो होगा वो, उसको हम लोग मानेंगे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अगर ऑक्युपायर होगा, जिसने उसे कब्जा किया है, पूरा ऑक्युपाई करके रखा है, उसको हम ऑक्युपायर, या फिर जिसपे पूरा कंट्रोल हो, जिसका उस कंपनी पूरा कंट्रोल हो, उसको भी हम लोग अल्टीमेट कंट्रोल ओवर दैट कंपनी, ठीक है, तो उसको भी हम लोग एम्प्लॉयर मान सकते हैं। तो 2E में लिखा गया। अब 2F में एम्प्लॉय का डिफिनेशन लिखा गया है कि एम्प्लॉय किसे बोलते हैं, तो कोई भी एम्प्लॉय जो मतलब किसी काम के लिए रुपया कमा रहा हो उस कंपनी में, उसे एम्प्लॉय, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी क्यों ना आया हो, ठीक है, उसे भी हम लोग एम्प्लॉय मानेंगे। लेकिन किसको एम्प्लॉय नहीं मानेंगे, जो अप्रेंटिस एक्ट के अंदर आया हो उसको एम्प्लॉय नहीं मानेंगे, कि नहीं आया समझ। जो अप्रेंटिस एक्ट है ना 1961, उसके अंतर्गत उस कंपनी में अप्रेंटिसशिप करने के लिए आया ना, तो उसे एम्प्लॉय हम लोग नहीं मानेंगे, ये याद रखना है। तो 2F एम्प्लॉय का डिफिनेशन है। 2F में बताता है कि कोई भी पर्सन हुई एम्प्लॉय फॉर द वेजेज, वेजेज के लिए एम्प्लॉय किया गया, और वो कोई काम करता हो, मैनुअल काम, एनीथिंग, कुछ भी कर रहा हो, ठीक है, और वो अपना सैलरी कंपनी से ले रहा हो, चाहे वो कंपनी से ले रहा हो या किसी कॉन्ट्रैक्टर से हो, किसी से भी ले रहा हो, वो एम्प्लॉय कहला जाएगा। 2FF में किसके बारे में डिस्कस किया गया है, 2FF में डिस्कस किया गया है किसके बारे में, तो जो एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय है, मतलब कि जो एम्प्लॉय को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, उसे 2FF में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2FF में एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय के बारे में डिस्कस किया गया है, कि मतलब वैसा एम्प्लॉय जिसको सेक्शन 17 के अंदर, अभी हम लोग सेक्शन 17 पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखेंगे कि किसी एम्प्लॉय को भी हम लोग जो है किसी स्कीम से एग्जेम्प्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मानिए कि EDLI हमसे न ले करके वो LIC से ले रहा है EDLI, क्योंकि वहाँ उसको अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, तो वो वहाँ से ले रहा है, तो उसे हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसी को 2FF में डिस्कस किया गया है एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय के बारे में। तो समझ गए, एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा एम्प्लॉय, ठीक है, जो इसको किसी स्कीम के थ्रू या सभी स्कीम से हमने एग्जेम्प्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद 2FF मतलब FFF, ठीक है, इसमें बताया गया एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। जिस तरह हम लोग एम्प्लॉय को एग्जेम्प्टेड किया ना, उसी तरह एस्टेब्लिशमेंट को भी हम लोग एग्जेम्प्टेड कर देते हैं, ठीक है। जब आप देखे होंगे एस्टेब्लिशमेंट पोर्टल खोलते हैं, तो उसमें देखेंगे EE लिखा रहता है, मतलब एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड, मतलब कि सभी स्कीम, तीनों स्कीम से एग्जेम्प्टेड कर दिया है किसी कंपनी को। तो 2FFF में क्या याद रखना है, एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉयर के बारे में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 2G है। 2G में फैक्ट्री कहा गया कि फैक्ट्री किसे कहेंगे, तो कहा गया कि फैक्ट्री का मतलब होगा कोई भी मैसेज, कोई भी मतलब ऐसा जगह जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता, उसे फैक्ट्री कहेंगे, ठीक है। चाहे वो पावर के ऐड से होता हो या विदाउट पावर होता हो, ठीक है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो या बिना इलेक्ट्रिक सप्लाई के भी अगर वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है तो उसे फैक्ट्री बोलेंगे। कहाँ लिखा गया है, तो 2G में लिखा गया है। 2H में फंड कहा गया कि फंड किसको बोलेंगे, तो वही प्रोविडेंट फंड, वो उसको हम लोग फंड बोलेंगे, जो कंट्रीब्यूशन के थ्रू आता है हम लोग को, वो फंड हुआ। 2I में बोला गया इंडस्ट्री के बारे में, आई से इंडस्ट्री याद रखना है, ठीक है। तो 2I में इंडस्ट्री बोला गया। इंडस्ट्री
मतलब क्या हुआ कि जो शेड्यूल 1 में लिखा गया है, या फिर 4 मतलब सेक्शन 4 के अंतर्गत हम बताए थे ना कि शेड्यूल 1 में जो कंपनी है वो तो है ही, लेकिन अगर सरकार चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, तो सेक्शन 4 के अंतर्गत जो है ना कुछ कंपनी को हमारा शेड्यूल 1 में जोड़ सकते हैं। तो हम बता रहे थे आपको कि 2I जो है इंडस्ट्री किसको बोलते हैं। इंडस्ट्री का मतलब यहाँ इस पूरे एक्ट में इंडस्ट्री का मतलब हुआ कि जो शेड्यूल 1 में लिस्टेड कंपनी है वो, और सेक्शन 4 के अंतर्गत सरकार ने जिसमें उसमें ऐड किया है कुछ और कंपनी को, तो वो आ जाएगा इंडस्ट्री के डेफिनेशन में, ठीक है। उसके बाद 2IA, IB और IC, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए इतना ज्यादा है ना। IA का मतलब इंश्योरेंस फंड, मतलब EDLI स्कीम के द्वारा जो फंड हमको मिला वो IA में है। IB में इंश्योरेंस स्कीम, जो हमारा EDLI स्कीम है उसके बारे में IB है। और IC में कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि इंडस्ट्री का मतलब होता है, फैक्ट्री का मतलब होता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, तो उसको 2IC में डिस्कस किया गया कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हुआ कि कोई भी कंपनी ऐसा हो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता हो, तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या, वहाँ पे कुछ मेकिंग हो, अल्टर रिपेयरिंग या फिर ऑर्नामेंटिंग किया जाता हो, फिनिशिंग किया जाता हो, पैकिंग किया जाता हो, ऑयलिंग किया जाता हो, वॉइसिंग किया जाता हो, मतलब कुछ भी वहाँ पे किया जाता है तो उसे मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे। तो 2IC में डिस्कस किया है। 2J में मेंबर का डिफिनेशन है। याद रखना है कि मेंबर किसको बोलते हैं, तो जिस पे स्कीम लागू होता है, जो सदस्य पे लागू होता है उसको हम लोग मेंबर बोलते हैं। 2K में डिस्कस हुआ है ऑक्युपायर ऑफ ए फैक्ट्री। तो कह रहा है कि ऑक्युपायर ऑफ फैक्ट्री कौन होगा, तो ऑक्युपायर ऑफ फैक्ट्री का मतलब हुआ उस कंपनी पे जिसका सबसे ज्यादा अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द फैक्ट्री, उसको हम लोग ऑक्युपायर मानेंगे। कि नहीं, समझ में आया, ठीक है। तो 2K में ऑक्युपायर के बारे में डिस्कस किया गया। 2K इंपॉर्टेंट है। 2K में पेंशन, ये कैपिटल KA है, याद रखना है, कैपिटल स्मॉल के और कैपिटल A है, ठीक है। तो KA में डिस्कस किया गया पेंशन फंड के बारे में, और KB में पेंशन स्कीम EPS स्कीम 95 के बारे में डिस्कस किया गया, ठीक है। आप जानते हैं ये दोनों स्कीम क्या होता है। उसके बाद 2KB, ये स्मॉल वाला है, KB, ठीक है। तो इसमें रिकवरी ऑफिसर के बारे में डिस्कस किया गया है कि जो रिकवरी किया जाएगा। अभी हम लोग ने देखा था कि 7A 8 से लेकर के 8A से लेकर के G तक जो है रिकवरी ऑफिसर के बारे में डिस्कस करता है कि कौन रिकवर करेगा अगर कोई एम्प्लॉय डिफॉल्ट कर जाता है तो KB में उसे डिस्कस किया गया है। उसके बाद L में जो है, L में स्कीम कहा गया कि स्कीम किसको कहेंगे, तो जो सेक्शन 5 के अंदर ये जो स्कीम बनाया गया उसे स्कीम बोलेंगे। सुपर एन्युएशन का मतलब क्या है, तो ये 2LL में डिस्कस किया गया कि सुपर एन्युएशन का मतलब होगा कि जो 58 साल जो एम्प्लॉय अगर खत्म कर लेता है, 58 साल का हो जाता है, तो उसे सुपर एन्युएट बोला जाएगा, ठीक है। 2M में बोला गया ट्रिब्यूनल के बारे में, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के बारे में बात किया गया है, जो आप सेक्शन 7D में उसे डीपली देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप समझ गए सेक्शन 2 डेफिनेशन क्या था, बहुत सारा इसमें था पार्ट, तो आपको याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं देखिए सिंपल सा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब आपको बता दिया है, कंट्रीब्यूशन फंड क्या होते हैं, इंडस्ट्री किसे बोलते हैं, फैक्ट्री किसे बोलते हैं, कंट्रोल्ड इंडस्ट्री किसे बोलते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब सेक्शन 2A है। सेक्शन 2A जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2A बोलता है कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जिसका एक से ज्यादा ब्रांचेज हो ना, सबको एज ए वन एस्टेब्लिशमेंट ही मानना है, एक कंपनी ही मानना है उसे, ठीक है। सेक्शन 2A हो गया। उसके बाद सेक्शन 3 बोलता है कि पावर टू अप्लाई एक्ट टू एन एस्टेब्लिशमेंट विच हैज ए कॉमन प्रोविडेंट फंड विद अनदर एस्टेब्लिशमेंट। मतलब ये हुआ कि जब ये एक्ट बना था ना, जो एक्ट बना था उससे पहले कुछ कंपनी ऐसे थे जो मिल करके 2-4 कंपनी मिल जाते थे और वो एक अपना स्कीम बनाए थे, प्रोविडेंट फंड स्कीम बना करके लोगों को, अपने एम्प्लॉय सबको बेनिफिट देते थे, ठीक है। तो सेक्शन 3 बोलता है कि उस कंपनी सब पे भी जो है ना ये एक्ट लागू होगा। कि नहीं आया समझ में। सेक्शन 3 का मतलब हुआ कि जहाँ पे कॉमन प्रोविडेंट फंड का प्रचलन पहले से था वहां पे भी ये एक्ट लागू होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है। पावर सेक्शन 4 पावर टू ऐड टू शेड्यूल 1। अभी मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि किसी भी कंपनी को क्या है शेड्यूल 1 में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब शेड्यूल 1 में ऐड करेगा तो इसमें क्या अपने आप शेड्यूल 1 में ऐड कर देगा, तो नहीं। अगर वहां के उस कंपनी के एम्प्लॉय सबको लगता है कि नहीं सर हमको इस आप में अच्छा बेनिफिट मिलेगा इस स्कीम में, इसीलिए आप मुझे जोड़ दीजिए। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि उस कंपनी के एम्प्लॉय सब भी चाहते हैं कि हमको EPF का जो है पार्ट बनाया जाए, तब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस कंपनी को शेड्यूल 1 में जोड़ेगा। ये बोलता है हमारा सेक्शन 4। सेक्शन 5 बताता है हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में। तो सेक्शन 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफ द ऑफिशियल गजेट फ्रेम ए स्कीम कॉल्ड EPF स्कीम अप्लाइड टू द ऑल क्लासेज ऑफ एम्प्लॉयड स्पेसिफाइड इन द स्कीम। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 5 में बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना अपने ऑफिशियल गजेट में जो है ना
ईपीएफ स्कीम बनाएगा जो सभी पे लागू होगा, जिसमें अभी बताया गया ना कि शेड्यूल 1 में होना चाहिए 24, सभी पे लागू होगा, ठीक है। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा ना, उसके लिए सीबीडीटी का भी, सीबीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का भी गठन करेगा, जो इसको इस फंड से जो रुपया आएगा ना उसको एडमिनिस्ट्रेशन करेगा कि कैसे इसको सर्विस प्रोवाइड करना है आगे तक, ठीक है कि नहीं आया समझ। उसके बाद 5A सेंट्रल बोर्ड के बारे में डिस्कस करता है। तो सेंट्रल बोर्ड क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको कि जो सेक्शन 5 में जो ईपीएफ स्कीम बनाया जाएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम जो बनाया जाएगा ना, तो स्कीम बनाया वो सभी कंपनी पे लागू हुआ, तो उससे द्वारा जो हमको जो कंट्रीब्यूशन मिला ना, अब उस कंट्रीब्यूशन को मैनेज भी तो करना है ना, उसको इन्वेस्टमेंट भी तो करना है ना, तब हमको रुपया मिलेगा, तब जो उस रुपया को हम क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट, अपने मेंबर को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, उसे इंटरेस्ट दे सकते हैं, अच्छा खासा इंटरेस्ट देते हैं हम लोग। तो उसके लिए जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन हमको बनाना पड़ेगा, एक बॉडी बनाना पड़ेगा जो इस रुपये को, इस फंड को मैनेज करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट करेगा, ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड का इसके लिए गठन किया गया। तो सेक्शन 5 सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के बारे में बताता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बोला जाता है, सीबीटी, ठीक है। इसमें टोटल 43 मेंबर होते हैं, ठीक है। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने ऑफिशियल गैजेट के द्वारा जो है इसे 5A के अंतर्गत इसे बनाया गया है, जिसमें टोटल 43 मेंबर हो गए। आप एक चेयरमैन होते हैं, जो आप जानते हैं कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के जो लेबर मिनिस्टर है अभी भूपेंद्र यादव है, तो वो होंगे हमारा चेयरमैन, ठीक है। उसके बाद जो वाइस चेयरमैन होंगे, वो वाइस चेयरमैन कौन होंगे, तो उसी जो स्टेट के मिनिस्टर होंगे, लेबर मिनिस्टर जो होंगे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में देखे होंगे कि एक उसके असिस्टेंट के रूप में रहते हैं, एक हमारा लेबर मिनिस्टर रहते हैं और एक उसका स्टेट मिनिस्टर रहते हैं लेबर का, ठीक है। तो वो होंगे, ठीक है, वाइस चेयरमैन। एक सीईओ होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे, ठीक है, वो होंगे हमारा सीपीएफसी, ठीक है, सीपीएफसी। उसके बाद 5 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, फिर 15 मेंबर स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा, 10 एम्प्लॉय का रहेगा, 10 एम्प्लॉयर का रहेगा, और टोटल 43 मेंबर होंगे कि नहीं आया समझ में। तो सेंट्रल बोर्ड में इतने मेंबर होते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सेंट्रल मेंबर में एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, एक सीईओ, ये तो आप समझ गए होंगे कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो मिनिस्टर ऑफ लेबर है और मिनिस्टर ऑफ लेबर इन स्टेट है, वो दोनों चेयरमैन वाइस चेयरमैन होंगे। सीईओ जो होंगे हमारा सीपीएफसी होंगे। 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के रहेंगे और 15 स्टेट गवर्नमेंट के रहेंगे, एम्प्लॉयर रहेंगे, 10 एम्प्लॉय रहेंगे, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड का गठन जो किया गया है ना, इसमें आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय भी है, एम्प्लॉयर भी है। मतलब एम्प्लॉयर कहने का मतलब उसके ऑर्गेनाइजेशन आप देखे होंगे ना कि मजदूर संगठन होता है, तो उसी वही संगठन सब इसमें मेंबर होते हैं। मतलब कि कुछ भी मतलब डिसीजन जो लिया जाएगा ना, यहाँ पे मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता है, तो इसमें सभी की बात, मतलब एम्प्लॉय की भी बात सुना जा रहा है, एम्प्लॉयर की भी बात सुना जा रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट की भी बात सुना जा रहा है, ठीक है। इसीलिए इसे ट्राईपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 लोग हैं, गवर्नमेंट भी है, एम्प्लॉयर भी है, एम्प्लॉय भी है, ठीक है, ओके। अब बाकी से जो सीबीटी का गठन हो गया, तो इसमें काम सब क्या रहेगा, तो अभी देखिए इसका जो टर्म एंड कंडीशन रहेगा, इसका मीटिंग का रहेगा, ये सब स्कीम में लिखा गया है कि कब मीटिंग होगा, कैसे मीटिंग होगा, ठीक है। इन लोग के, ये लोग जो एम्प्लॉय हुए, इन लोग का जो एम्प्लॉयमेंट हुआ है, मतलब इन लोग को जो ये अपॉइंट किया गया है, इन लोग का क्या सर्विस होगा, इस सब के बारे में सब स्कीम में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है ये लोग क्या करेंगे, तो इनका काम रहेगा कि जो हमारा फंड है ना, ईपीएफ फंड, इसको एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है, इसको फंड को मैनेज करना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर का मेंटेन करना कि कितना रुपया आया, कितना रुपया हम लोग ने जो है एम्प्लॉय खर्च किया, ठीक है, ये सबको एडमिनिस्ट्रेशन करना। एनुअली ऑडिट होगा, मतलब कैग के द्वारा जो है इसे ऑडिट किया जाएगा। वो ऑडिट रिपोर्ट सौंपेगा किसको, सीबीटी को। सीबीटी किसको सौंपेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे क्या करेगा, पार्लियामेंट में ले जाएगा हर साल। तो ये सब सीबीटी का काम हो गया, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का काम हो गया, सेक्शन 5A के अंतर्गत लिखा गया है। अब आता है सेक्शन 5AA जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में डिस्कस करता है। 5A में कहा गया सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी का फॉर्मेशन करेगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम रहेगा कि जो सीबीटी है ना, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है ना, उसको असिस्ट करना, उसको सहायता करना उनके अपने काम में, मतलब उनका जो ऑफिशियल ड्यूटी था उनको काम में असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी का फॉर्मेशन किया गया। एग्जीक्यूटिव कमेटी में टोटल 13 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन, एक सीईओ होते हैं, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के, 3 स्टेट गवर्नमेंट के, 3 एम्प्लॉयर के और 3 एम्प्लॉय के होते हैं, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन, मीटिंग क्या कैसे होगा, सब स्कीम में लिखा गया है, ठीक है। तो 5A हो गया एग्जीक्यूटिव कमेटी, इनका मेन काम है असिस्ट करना सीबीटी को, ठीक है। 13 मेंबर होते हैं, ठीक है, तो एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं, ठीक है। आपको कि सर चेयरमैन कहाँ से होता है,
तो चेयरमैन जो इसके होते हैं ना, चेयरमैन जो होता है उसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मेंबर होते हैं, ठीक है। उसी मेंबर में से एक जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मेंबर में से एक को चेयरमैन बनाया जाता है, ठीक है। और सीईओ जो होते हैं वो हमारा सेम वही होगा, सीपीएफसी जो होगा इसके भी सीईओ होंगे, ठीक है। सीपीएफसी को आप कह सकते हैं ना, ये सुपरिटेंडेंट है, मतलब जो हमारा स्कीम है ना, जितना भी स्कीम, उसका सुपरिटेंडेंट यही है, ठीक है। सेक्शन 5B के अंतर्गत स्टेट बोर्ड के गठन के बारे में, स्टेट बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के गठन के बारे में बात की गई है। सेक्शन 5B के अंतर्गत स्टेट बोर्ड के, सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर द कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट जो है, अपने जो है स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करके सेंट्रल बोर्ड अगर चाहेगा तो जो है स्टेट बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का भी गठन कर सकता है। लेकिन उसमें याद रखना है, ऑफिशियल गजट में जारी करने से पहले स्टेट जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट का भी क्या होता है, उससे कंसल्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब जो ये स्टेट बोर्ड बनेगा ना, ये किसके अंतर्गत चलेगा, तो ये परफॉर्म करेगा अपना पावर एंड ड्यूटी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ठीक है, ठीक है। जो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा वो करेगा। टर्म एंड कंडीशन जो होगा वो सब स्कीम में लिखा गया है, किसके बारे में, स्टेट बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के बारे में। उसके बाद 5C है, ये बोलता है बोर्ड ऑफ द ट्रस्टी भी बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब मैंने बता दिया कि जो ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बना है, मतलब बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का मतलब जो सेक्शन 5A के अंतर्गत या 5B के अंतर्गत जो बना है बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, ये एक लीगल एंटिटी होगा, एक लीगल बॉडी होगा, ठीक है। उसके बाद 5D बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर। किसी अपॉइंटमेंट ऑफिसर का कैसे, मतलब जो ये जो हमारा EPFO बना है उसमें जितने भी ऑफिसर होंगे ना, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसको 5D में डिस्कस किया गया। क्योंकि सर कैसे होता है अपॉइंटमेंट, आप ही बताइए। तो देखिए सिंपल सा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उस CPFC को जो फाइनेंशियल एडवाइजर होता है उनको, और चीफ अकाउंट ऑफिसर, इस तीनों को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करते हैं। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट 3 को अपॉइंट करते हैं, CPFC, फाइनेंशियल एडवाइजर और चीफ अकाउंट ऑफिसर। अब इन तीनों का जो सैलरी, सर्विस कंडीशन, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे ये IAS बड़े अधिकारी होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है CBT जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो है, वो अपॉइंटमेंट करते हैं किनका, इनसे नीचे जितने भी ऑफिसर हैं, APFC, RPFC, ठीक है, एडिशनल CPFC जो है, ये सब EO AO सबको CBT करते हैं कि नहीं, अपॉइंट करते हैं CBT। एक चीज याद इसमें ये रखना है कि कोई भी ग्रुप A और B पोस्ट का जो अपॉइंटमेंट होगा ना, वो UPSC से बिना कंसल्ट किए हुए नहीं करना है, ये याद रखना है, ठीक है। अभी देखिए सेक्शन 5D में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर की बात करता है, तो 5D में याद रखना है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर का क्या रूल है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 लोग को अपॉइंट करता है, कौन कौन, CPFC, फाइनेंशियल एडवाइजर, चीफ अकाउंट ऑफिसर। फिर उसके बाद जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, जितना एम्प्लॉय बच गया उनको अपॉइंट करते हैं। ग्रुप A और B ऑफिसर जो है ना, इसको UPSC से बिना कंसल्ट किए हुए अपॉइंट नहीं करना है। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय को आप अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, AB एम्प्लॉय है, AB ग्रुप के हैं, उसे अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन वो 1 साल से कम के सर्विस के लिए आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब उसे अपॉइंट कर सकते हैं आप। लेकिन मानिए कि अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले से एक ग्रुप B A ऑफिसर, B ऑफिसर है, तब भी उसे आप अपॉइंट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का वो पहले से कोई मतलब एम्प्लॉय है, तब आप कर सकते हैं, ठीक है। या कोई IAS ऑफिसर है, IAS एग्जाम के थ्रू आया है, तो उसको भी आप अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब समझे ना, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर के बारे में सेक्शन 5D में डिस्कस किया गया है, जिसमें बताया गया कि कौन कौन अपॉइंट करेगा, कैसे अपॉइंट करेगा। AB को बिना UPSC के कंसल्टेशन के नहीं करना है, लेकिन करना है, एक्सेप्शन है, करना है। कब करना है, अगर वो 1 साल से कम के लिए आता हो, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले से एम्प्लॉय हो AB में, और या फिर वो IAS के थ्रू आया हो, ठीक है। तो ये 5D हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है 5DD, और 5DD बोलता है एक्ट एंड प्रोसीडिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव कमिटी या द स्टेट बोर्ड नॉट टू बी इनवैलिडेट ऑन सर्टेन ग्राउंड। इसका मतलब ये हुआ, 5DD में ये लिखा गया है कि नो एक्ट डन या प्रोसीडिंग टेकन बाय द, मतलब कि सेंट्रल बोर्ड के द्वारा, एग्जीक्यूटिव कमिटी के द्वारा, या फिर ये जितने भी बॉडी हैं, इस सब के द्वारा अगर कोई एक्ट किया गया हो ना, तो उसको आप जो है ना, मतलब उसे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। एक छोटे से ग्राउंड पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन खराब है, ऐसे नहीं एक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बोलता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब हम लोग सेक्शन 6 में चलते हैं। सेक्शन 6 बोलता है कंट्रीब्यूशन एंड मैटर्स विच में बी प्रोवाइडेड फॉर द स्कीम। मतलब सेक्शन 6 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी में हमारे स्कीम के बारे में बात करता है। सेक्शन 6C में जो है कंट्रीब्यूशन के बारे में, कंट्रीब्यूशन एंड मैटर्स विच में बी प्रोवाइडेड इन स्कीम। सेक्शन 6 में बताता है कैसे क्या कंट्रीब्यूशन लेना है। तो हम लोग ने देखा कि कंट्रीब्यूशन जो है 12% ऑफ द बेसिक DA RA रिटेनिंग एलाउंस प्लस फूड कॉन्सेशन का 12% एम्प्लॉय से भी लेते हैं और एम्प्लॉयर से भी लेते हैं, कि नहीं आया समझ में।
तो ये 12-12-24% हो गया कि नहीं आया समझ में। 12% एम्प्लॉय भी देता है, 12% एम्प्लॉयर भी देता है। अभी जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सटेंड 12% लिमिट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट या क्लास ऑफ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि अगर कुछ एम्प्लॉयर है, कुछ कंपनी है, ठीक है, उसको 12% से ज़्यादा कर देना चाहिए, एक्सटेंड कर देना चाहिए और 12% से भी बढ़ा देना चाहिए उसके कंट्रीब्यूशन को, तो बढ़ा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर उसके एम्प्लॉयर सबको अगर रहता है ऐसा कि लगता है डिजायर है कि बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, 12% से भी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय को भी लगता है कि हमारा भी जो है कंट्रीब्यूशन थोड़ा बढ़ाना चाहिए तो वो भी बढ़वा सकता है कि नहीं आया समझ में। तो क्या याद रखना है कि कंट्रीब्यूशन का क्या रूल है, तो कंट्रीब्यूशन 12% जो है बेसिक, डियरनेस अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस एंड फूड कंसेशन, ठीक है, इसका जो है 12% एम्प्लॉय से भी लिया जाता है, एम्प्लॉयर्स। लेकिन याद रहे कि अगर मानिए कि कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, वो अपना 12% से ज्यादा कर रहा है, ठीक है, तो अगर मानिए को 13% कर लिया तो क्या एम्प्लॉयर को भी 13 देना पड़ेगा, तो नो, ठीक है, एम्प्लॉयर को नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 13% उसने अपना किया है कि, ठीक है, इसीलिए जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर को भी उतना देना पड़े, ठीक है। तो ये सेक्शन 6 में ये बात दिया गया। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 6 से, सेक्शन 6 से जो है हमारा वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो पेंशन स्कीम है ना, ईपीएस स्कीम, उसके बारे में डिस्कस करता है, ठीक है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के बारे में 95 के बारे में डिस्कस करता है। आप जानते हैं पेंशन बहुत तरह के होते हैं, सुपर एन्युएशन पेंशन होता है, रिटायरिंग पेंशन होते हैं, पेंशन जो है डिसेबलमेंट पेंशन भी होते हैं, विडोड पेंशन होते हैं, चिल्ड्रन पेंशन या ऑर्फन पेंशन होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट फ्रेम ए स्कीम टू बी कॉल्ड एट एम्प्लॉय पेंशन स्कीम फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन के द्वारा जो है ऑफिशियल गजेट में स्कीम, पेंशन स्कीम बनाएगा जिसमें ये सभी जो स्कीम मैंने बताया है कि सुपर एन्युएशन पेंशन ये सब दिया जाएगा, ठीक है। अब रहा कि इस पेंशन में सर कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा, तो देखो एम्प्लॉयर ने जो 12% जमा किया ना उसका 8.33% एम्प्लॉयर का वो पेंशन में चला जाता है और जो बचा रहता है वो पीएफ में चला जाता है कि नहीं आया समझ। तो ये याद रखना है कि 8.33% ऑफ सेम बेसिक डीए, आरए और फूड कंसेशन, ये सभी का जो है ना 8.33% एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन जो है वो पेंशन के लिए चला जाता है कि नहीं आया समझ। ये हमेशा याद रखना है कि ईपीएफओ में जितना भी बात करता है ना रुपये का, तो हमेशा राउंड ऑफ रुपीज रहता है, मतलब कि वो ये नहीं रहेगा कि 12.5 ऐसा नहीं रहेगा, इतना रुपया नहीं रहेगा, वो 13 रुपया मानेगा या फिर 12 रुपया मानेगा, कि राउंड 2 रुपीज रहता है, ठीक है, राउंड ऑफ 2 रुपीज रहता है, मतलब रुपीज के मतलब रहता है। अगर मतलब 12.7 रुपया हो गया तो उसे 13 रुपया मानना है, और अगर 12.4 है तो उसे 12 मानना है कि नहीं आया समझ। तो ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये पेंशन ईपीएस स्कीम के बारे में सेक्शन 6 में डिस्कस किया गया है। इतना तरह के पेंशन होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट के द्वारा जो है ये सब प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कंट्रीब्यूशन जो क्या रहेगा, कहाँ से आएगा, तो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के 8.33% रहेगा, बेसिक डीए, आरए और फूड कंसेशन का, ठीक है। अब ये पेंशन में जो फंड आएगा ना, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, तो सेम वही प्रोसेस रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन सबका जिम्मेदारी किसको मिला है, सीबीटी को मिला है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को मिला, ऑल फंड एंड। अभी रहा कि इससे पहले जो है ईपीएस बनने से पहले जो है वहाँ पे फैमिली पेंशन स्कीम था 1971, ठीक है। तो फैमिली पेंशन स्कीम वाला जितना भी रुपया था ना सबको ईपीएस में ट्रांसफर कर दिया गया। आप देखे होंगे कि जो फैमिली पेंशन का रुपया था सबको ईपीएस में ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। जब ईपीएस के एक्ट हम पढ़ेंगे, ईपीएस स्कीम पढ़ेंगे ना, तो उसमें डीपली जानेंगे उसके बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि रुपया कोई मतलब दैट मीन्स जितना एसेट था उसको भी ट्रांसफर किया गया और लाइबिलिटी को भी ट्रांसफर किया गया, ठीक है। जितना मतलब लाइबिलिटी बनता था वो भी ट्रांसफर किया गया। शेड्यूल 3 में जो है ईपीएस स्कीम बारे में डिस्कस करता है। शेड्यूल 3 भी याद रखना है, शेड्यूल 3 किसके बारे में डिस्कस करता है, ईपीएस स्कीम के बारे में डिस्कस करता है। अब जैसे ही ये पेंशन स्कीम मानिए बन गया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है एक्ट के थ्रू आदेश दिया बनाने का, ये स्कीम बन गया था। अब इसे पार्लियामेंट में लेट करना है, पार्लियामेंट में ले जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, सीबीडी ये बना करके ये किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में पेश करेगा। अब जब ये पार्लियामेंट में आएगा तो पार्लियामेंट में भी रूल होता है 30 डेज के लिए, मतलब कि मानिए कि ये पेंशन स्कीम बन गया, इसे पार्लियामेंट में लाया गया, पार्लियामेंट मानिए कि सेशन में, तो 30 दिन का समय दिया गया। ये स्कीम जैसे ही वहां पहुंचा 30 दिन का समय मिला पार्लियामेंट में कि आप इसे पास करवाइए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को लगा कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन है, तो मॉडिफिकेशन अगर है करना है तो फिर वो मॉडिफिकेशन करके जो है वो पास किया जाएगा। अगर लगा कि नहीं इस ये स्कीम को लागू ही नहीं करना है तो नहीं लागू किया जाएगा, लेकिन 30 दिन का टाइम रहता है, चाहे एक सेशन हो, 2 सेशन मिला करके जितना भी सेशन। उसके बाद आता है 6C। 6C में EDLI स्कीम के बारे में डिस्कस करता है। 6C में डिस्कस किया गया EDLI स्कीम के बारे में, जिसके थ्रू जो है
एम्प्लॉयर से जो है ना 0.5% जो है बेसिक DA RA का जो है 0.5% एम्प्लॉयर से लिया जाता है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज जो है EDLI के लिए पहले लिया जाता था, लेकिन शायद अभी नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, ये जो है EDLI स्कीम में जो चार्जेस है जो ये लेता है 0.5%, ये 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, ये भी CBDT के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है और शेड्यूल 4 में जो है EDLI स्कीम के बारे में डीपली डिस्कस किया गया है। सेक्शन 6D बोलता है, उसमें बोलता है कि ये जितने स्कीम बन जाएंगे उसे पार्लियामेंट में ले जाना है, पार्लियामेंट में पास कराने के लिए ले जाना है, उसके लिए 30 दिन का समय होगा। ये मैंने आपको बता दिया कैसे ले जाते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 7 बोलता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ मॉडिफाई करता है स्कीम पे तो उसके लिए मॉडिफाई करके फिर जो है 30 दिन का समय मिलेगा उसे पास कराने के लिए। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन इन द स्कीम इसमें लिखा गया सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट ऐड कर सकता है, अमेंड कर सकता है किसी प्रोविजन ऑफ द स्कीम को। ठीक है, या पेंशन वाले स्कीम को, और फिर उसे पार्लियामेंट में पास कराने के लिए ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7A है। तो 7A मैंने आपको बताया था, डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर, मतलब किसी एम्प्लॉयर से कितना रुपया हमको रिकवर करना है, लेना है, कितना रुपया ड्यूज कर गया। ठीक है, उसके लिए बात करता है 7A। आपको के साथ 7A में क्या होता है, तभी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट CPFC या एडिशनल CPFC या फिर डिप्टी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या फिर ARPFC या APFC, ये जो है ना बाय ऑर्डर इन केस वेयर द डिस्प्यूट अराइजेज रिगार्डिंग द एप्लीकेटिव ऑफ द एक्ट का एप्लीकेटिव के बारे में डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम एनी एम्प्लॉयर अंडर द प्रोविजन ऑफ द, मतलब कि कोई एम्प्लॉयर अगर डिफॉल्ट कर जाता है, वो कंट्रीब्यूशन नहीं जमा कर गया, जमा कर पाया। ठीक है, तो ये जितने भी ऑफिसर है ना, ये सब में से कोई एक जो है वो ऑथराइजिंग ऑफिसर बनेंगे और वो अमाउंट डिसाइड करेंगे कितना उस कंपनी से लेना है। तो ये 7A में डिस्कस किया जाता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयर। ठीक है, अब जो है कोई मानिए कि इसके लिए जो है एक ऑफिसर बने। ठीक है, वो जो है ये करेंगे, इसका इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे कितना रुपया है। ठीक है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनी एम्प्लॉयर, और इस एक्ट के द्वारा कितना रुपया उस कंपनी से लेना है। अब उसके लिए इंक्वायरी करेंगे तो उनको डॉक्यूमेंट सब भी चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट करने के लिए अभी देखिए इन ऑफिसर के पास जो है ना, ये जो ऑफिसर होते हैं इनके पास बहुत पावर होते हैं। ठीक है, बहुत पावर क्या क्या होते हैं, तो अभी देखिए ये जो ऑफिसर होते हैं ना, जो इंक्वायरी कर रहे हैं, इनके पास सेम पावर होते हैं जितना एक कोर्ट के पास पावर होते हैं अंडर द सिविल प्रोसीड्योर कोड 1908। मतलब जो कोर्ट के पास जितने पावर होते हैं उतना पावर इनके पास भी होते हैं, कि मतलब ये किसी पर्सन को बुला सकते हैं, उससे कोई डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, मतलब एम्प्लॉय को बुला करके उनसे ये सब डॉक्यूमेंट मांगते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, एक कमीशन बना सकते हैं जो जांच करेगा इसको, कि नहीं आया समझ में। ज़्यादातर केस में ये देखा जाता है कि APFC या RPFC जो होते हैं, RPFC2 जो होते हैं, वो जो होते हैं ये ऑफिसर होते हैं जिनके पास ये सब पावर होते हैं। वो एक कमीशन भी बना सकते हैं, EO का कमीशन बना करके इंक्वायरी करने के लिए भेजेंगे और डिसाइड करेंगे कितना रुपया उस कंपनी से लेना है। ठीक है, लेकिन याद रहे कि हर केस में जो है ना एम्प्लॉयर को एक रीजनेबल जो है अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, मतलब एक टाइम दिया जाता है, सही टाइम दिया जाता है उनको सोचने के लिए, एम्प्लॉयर को सोचने के लिए। एम्प्लॉयर शुड बी गिवन 3 मंथ फॉर द रिक्लेम। अगर मानिए कि कोई ऑर्डर, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि 7A के अंडर जो है कुछ रुपया डिसाइड कर लिया गया है, लेकिन एम्प्लॉयर खुश नहीं है, तो उसको ना 3 महीना का टाइम दिया जाता है कि 3 महीना के अंदर में आप रिक्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर से मनी कैसे हम लोग को रिकवर करना है अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है, अगर वो कंट्रीब्यूशन नहीं जमा किया तो। ठीक है, अब इसके बाद 7B है रिव्यू ऑफ द ऑर्डर अंडर द सेक्शन 7A। 7A के द्वारा जो ऑर्डर पास हुआ कि इस कंपनी से इतना रुपया लेना है, अब उस रुपया को 7B के द्वारा रिव्यू किया जा सकता है। मतलब अगर मानिए कि कंपनी संतुष्ट नहीं है, एम्प्लॉयर संतुष्ट नहीं है, तो उसे 3 महीने का टाइम दिया गया कि आप रिक्लेम कर, मतलब रिव्यू करने के लिए एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन ना जरूरी नहीं है कि एक्सेप्ट ही करेंगे। जो ऑफिसर ने डिसाइड किया है इसको, ये जरूरी नहीं है कि मतलब वो एक्सेप्ट करेंगे उनके एप्लीकेशन को। अगर लगता है कि ग्राउंड अच्छा नहीं है, मतलब नहीं सेटिस्फैक्टरी ग्राउंड है, तो उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अगर वो रिजेक्ट करते हैं ना, तो फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में उसको क्लेम करने के लिए नहीं जा सकते सर मेरा रिव्यू का पिटीशन जो है क्लेम रिजेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं है, ये एक्सेप्ट करने का मतलब उनके एप्लीकेशन रिव्यू करने का अधिकार मतलब फुल्ली दिया गया ऑथराइजिंग ऑफिसर को, जिन्होंने ये बनाया है उनको दिया गया कि जरूर आपको अगर लगता है कि हाँ रिव्यू किया जा सकता है, सही ग्राउंड है, तब आप रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, 7B के द्वारा 7A के ऑर्डर को रिव्यू किया जाता है अगर एम्प्लॉय संतुष्ट नहीं हो तो। पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर पास्ड अंडर द 7A, अगर कोई पर्सन 7A के अंदर एग्रीव्ड है, वो उसको नहीं संतुष्ट है, तो वो इसमें डाल सकता है। डिस्कवरी, अगर कोई डॉक्यूमेंट या इंपोर्टेंट मैटर जो है उसका डिस्कवरी हो गया। ठीक है,
कुछ गलती हो गया, मतलब इरर मिस्टेक हो गया, कुछ इरर हो गया, मिस्टेक हो गया, तो इस केस में जो है 7A खुलता है, ठीक है। लेकिन इफ ऑफिसर विल सेटिस्फाई, लेकिन तभी ये खुलेगा जब ऑफिसर सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। 3 महीने का टाइम दिया जाता है, ये भी मैंने बता दिया। ऑफिसर रिजेक्ट इफ नॉट सेटिस्फाइड, अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिव्यू पिटीशन जो है ग्रांटेड किया जाता है, अगर मानिए कि रिव्यू पिटीशन ग्रांट कर दिया गया, 7B खुल गया, तो जब 7B खुल गया ना, तो आप जितने भी पार्टी थे ना, सबको ये जो है भेजना पड़ेगा कि आप फिर से जो है ये 7B खुल गया है, मतलब सभी पार्टी उस केस में जितने भी पार्टी थे ना, सभी पार्टी को जो है एक नोटिस भेजा जाता है कि 7B खुला है, ठीक है। उसके बाद 7C होता है डिटर्मिनेशन ऑफ द एस्केप्ड अमाउंट। इसमें डिस्कस किया गया है कि मानिए कि 7A 7B, मानिए ये दोनों हो गया, ठीक है, फिर भी अभी 5 साल के अंदर उस ऑफिसर को लगता है छूट गया यार, मतलब कुछ रुपया अभी भी मुझे लग रहा है कि कम या ज्यादा हो गया, तो मतलब 5 साल का उस ऑफिसर के पास ये पावर रहते हैं कि 7B और 7A के अंदर जो ऑर्डर इशू हुआ है ना, उसमें अगर कुछ ओमिशन या फेल्योर हो गया ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय टू मेक एनी रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट या मटेरियल हैज एस्केप्ड, ठीक है, तो 5 साल के अंदर फिर से उस केस को रीओपन कर सकते हैं और फिर से उनका जो है टोटलिंग कर सकते हैं कि कितना रुपया होगा, ठीक है कि नहीं है। तो 7C जो है डिटर्मिनेशन ऑफ एस्केप्ड अमाउंट, मतलब कुछ अमाउंट अगर फिर भी छूट जाता है ना, तो उस ऑथराइजिंग ऑफिसर के पास, जिस ऑफिसर ने इसे बनाया है, उस ऑफिसर के पास ये पावर होता है कि 5 साल के अंतर्गत उनको कभी भी लगता है कि नहीं कुछ छूट गया, कुछ डिस्कवरी, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस हो गया, स्कैप हो गया, तो फिर से क्या कर सकते हैं, रीओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 7C हो गया, ठीक है। अब 7D ट्रिब्यूनल के बारे में बात करते हैं। तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल आप जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है। अब इसमें जो अपील किया जाता है, तो कोई भी पर्सन जो एग्रीव्ड रहेगा, ठीक है, बाय द नोटिफिकेशन ऑर्डर इशूड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट या एग्रीव्ड अंडर द 7A 7B, सबके द्वारा अगर कोई एग्रीव्ड है तो वो ट्रिब्यूनल जाएगा। ट्रिब्यूनल में जब जाएगा ना, अब ये नहीं होना चाहिए उसका ग्राउंड कि सर हमारा 7B रिजेक्ट कर दिया, रिव्यू नहीं किया गया, ठीक है, इस सब के बेस पे नहीं जा सकता। मैंने अभी आपको बताया कि 7B 7C 14B में अगर रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन है, ठीक है, तो उसके लिए नहीं आप जा सकते हैं। अपील करने के लिए ट्रिब्यूनल जा सकते हैं, कोई भी पर्सन ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ठीक है, अगर 7A 7B के अंतर्गत संतुष्ट नहीं है। 7J बताता है कि प्रोसीड्यूर ऑफ ट्रिब्यूनल के बारे में, मतलब इसमें बताया गया कि ट्रिब्यूनल कैसे काम करेगा, तो उसका अपना प्रोसीड्यूर होता है, ट्रिब्यूनल को कैसे काम करता है उसका अपना प्रोसीड्यूर होता है। उसके पास सेम वही पावर होते हैं जो उस ऑथराइज ऑफिसर के पास पावर था जो 7A में था। अभी देखिए, अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि 7A के में जो ऑथराइजिंग ऑफिसर थे, उस ऑफिसर के पास कितना पावर थे, तो वही पावर थे जो ट्रिब्यूनल में जो जज बैठे हैं उनके पास जो पावर है, कि नहीं है, समझे। तो यही बात लिखा गया है कि जो ये ट्रिब्यूनल होंगे ना, उसमें जो जज बैठे होंगे उनके पास भी वही पावर होंगी जो उस ऑथराइजिंग ऑफिसर जो 7A के द्वारा ऑर्डर पास किया था उनके पास जो पावर था, ठीक है। मतलब उसके पावर को वो क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उस अमाउंट को ड्यू भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा वाले केस में थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर मानिए अमाउंट ड्यू जितना तय हुआ था उस 7A के अंतर्गत, जो ऑथराइजिंग ऑफिसर था उसने 7A के अंतर्गत जितना रुपया तय किया था, अगर उससे ज्यादा रुपया जो है कोर्ट में डिसाइड हो गया, ट्रिब्यूनल में डिसाइड हो गया, तब जो है फिर से एम्प्लॉयर को एक रीजनेबल टाइम मिलता है कि आप थोड़ा सोचिए, ठीक है। तो ये सब जो है 7D 7I ये ट्रिब्यूनल के बारे में डिस्कस किया गया है। 7K में बोलता है राइट टू अप्लीकेंट, मतलब अगर जो अप्लीकेंट है, जो मतलब मानिए एम्प्लॉयर है, कोई एम्प्लॉय ट्रिब्यूनल गया है, तो उसके पास ये अधिकार है कि कोई अपना लीगल असिस्टेंट देख सकता है, मतलब कोई वकील तो रख सकता है अपने लड़ने के लिए केस, ठीक है। 7L बोलता है ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल के पास आप जानेंगे कि पावर कितना होता है, वो अपना एक ऑर्डर पास कर सकता है 5 ईयर के अंदर। अगर उस ऑर्डर में उनको लगता है कि नहीं कुछ गलती हो गया, तो उसको फिर से वो रिव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है, उस ऑर्डर को। मतलब ट्रिब्यूनल के पास भी 5 साल का टाइम होता है कि अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर को एक टाइम दिया जाएगा, अगर ड्यू अमाउंट से ज्यादा का रुपया हो गया तो, ठीक है। अगर मानिए कि ट्रिब्यूनल में जितना ड्यू अमाउंट तय किया गया तो उससे भी ज्यादा रुपया हो गया, उससे भी ज्यादा रुपया डिसाइड हो गया, तो एम्प्लॉयर को टाइम दिया जाएगा, ठीक है। सेंड कॉपी टू ऑल पार्टी, जो भी डिसीजन निकला उस सभी पार्टी को भेजना है, ठीक है। ऑर्डर शुड नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, अब जब ऑर्डर तय हो गया तो उसको फिर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कहीं और ग्राउंड पे, ठीक है, किसी और कोर्ट सब में, ठीक है। 7O के अंदर डिपॉजिट ऑफ पेमेंट ड्यू बिफोर द फाइलिंग अपील। अभी देखिए 7O इंपॉर्टेंट है। 7O में बताता है कि कोई भी एम्प्लॉयर या कोई भी जो ट्रिब्यूनल जाता है ना, तो उसको ना जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो जाए, लेकिन वो जाए ना 75% ऑफ द ड्यू का जितना 75% होता है ना, वो रुपया जमा कर दे पहले, ठीक है। अब जो है ना
ट्रिब्यूनल किसी को इसमें एक्सेप्शन दे सकते हैं फॉर रीजन ऑफ द रिकॉर्ड इन राइटिंग, किसी को ट्रिब्यूनल दे सकते हैं, वेव कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं उस डिपॉजिट अमाउंट को, ठीक है। लेकिन ज्यादातर केस में 75% ट्रिब्यूनल में जाने से पहले एम्प्लॉयर को जमा करना पड़ता है कि नहीं यार। अभी 7Q इंपॉर्टेंट है। 7Q बोलता है इंटरेस्ट पेबल बाय एन एम्प्लॉयर, द एम्प्लॉयर शैल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम या एट सच हायर रेट में बी स्पेसिफाइड इन द स्कीम। जो अमाउंट ड्यू रहेगा, अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर द, मतलब कि इस 7A के अंतर्गत जो भी अमाउंट ड्यू है ना, उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। और 7Q के अंतर्गत इंटरेस्ट पे करता है। वो इंटरेस्ट का रेट क्या रहता है, तो 12% सिंपल इंटरेस्ट आता है पर एनम के हिसाब से, ठीक है, उस ड्यू अमाउंट पे। उसके बाद है सेक्शन 8। सेक्शन 8 में रिकवरी के बारे में चर्चा की गई। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।